फरक सोच, फरक विचार, फरक अनुभव र नयाँ आयामहरूसँग उदाएको आवाजबिनहरूको आवाज, तपाईको आफ्नै आवाज यूट्यूब चैनलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तो साहब स्वागत है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग। हॉस्पिटल में क्या है ऐसा आपका ढाका मेडिकल सेंटर में जो बीमार लगता है इधर पूरा अच्छा चलता है। इधर जितना बीमारी लोग आएगा इधर उपचार करने के लिए, दवाई करने के लिए आएगा, उधर रिसेप्शन में पूरा जगह में वो लोग अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? ढाका मेडिकल सेंटर में बीमार लोग क्यों आना चाहिए? हमें फैमिली जैसा है, हम सबके साथ फ्रेंडली डिस्कशन, फ्रेंडली काउंसलिंग। फरक सोच, फरक विचार, फरक अनुभव र नयाँ आयामहरूसँग उदाएको आवाजबिनहरूको आवाज, तपाईको आफ्नै आवाज यूट्यूब चैनलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। क्यामेरामा प्रमोद पुजारी, टेक्निकल कमल छेत्रीसँगै म आवाजमा छु तुफान हुने कोसिस। आज हामी तपाईहरुमा आज फेरि लामो समय पश्चात तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा आएका छौँ। मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। यदि भिडियो तपाईलाई मन परेमा लाइक, शेयर अनि तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। आज हामी विशेष गरी साउदी अरब खाडी मुलुकमा धेरै नेपालीहरू आफ्नो जन्मथलोलाई छोडेर आफ्नो कर्मको लागि परदेश भएको छ। सोही क्रममा हामी मानिस, हाम्रो मानव शरीर सधैँ एकनास हुँदैन, कहिले बिरामी हुन्छौँ, हामीलाई हस्पिटलको खाँचो छ। हामी कुन हस्पिटलमा जाँदा हाम्रो स्वास्थ्यता, हाम्रो मेडिकल राम्रोसँग हुन्छ, हाम्रो उपचार राम्रोसँग त्यहाँको डाक्टरहरूले कसरी गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी हिन्दी भाषामा ढाका मेडिकल सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टरसँग हामी केही विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको विशेष कुराकानीलाई सुरु गरौँ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपको। आपको भी स्वागत। वेलकम फॉर आवर तपाईको आफ्नै आवाज यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ माइन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद, मैं बांग्लादेश से हूँ। मैं ढाका मेडिकल डायरेक्टर हूँ और मैं 2016 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग आप स्पेशली आप इधर का हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानना चाहता है। हम लोग स्पेशली इधर जितना भी आदमी लोग है, बांग्लादेशी है, इंडियन, नेपाली, जितना भी काम करने के लिए आएगा अपना देश छोड़ के, फिर भी हमारा ह्यूमन बॉडी में कभी बीमार आएगा, वो टाइम में कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा तो हमको अच्छा है, हमारा हेल्थ के लिए अच्छा चेकअप होएगा, उधर का डॉक्टर लोग अच्छा परामर्श देगा, अच्छा मेडिसिन देगा, है ना, अच्छा इंश्योरेंस, सब कुछ आपका हॉस्पिटल में क्या है ऐसा आपका ढाका मेडिकल सेंटर में जो बीमार लोग आना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सवाल के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। बेसिकली हमारा क्लिनिक में सारे स्पेशलिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरियत है, जैसे ऑर्थो है, डेंटल है, मेडिसिन है, गायनी है, जनरल मेडिसिन है, जीपी तो है ही। तो इधर जितने डॉक्टर्स काम करते हैं मोस्टली वो लोग हर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेपाली डॉक्टर है, वो बांग्ला में बात कर सकता है, हिंदी में बात कर सकता है, इंग्लिश में बात कर सकता है, अरबी में बात कर सकता है। तो इधर जो पाकिस्तानी डॉक्टर है वो भी बांग्ला में बात कर सकता है, हिंदी, उर्दू, सब लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो जैसे मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी सब कुछ सब लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें पेशेंट को तसल्ली होते हैं, जो इसका ज़बान है उसी ज़बान पे हम उसको जब सर्विस देते हैं तो उनकी जो अंदर की जो खौफ होते हैं, वो डर होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और वो दिल खुल के बात करते हैं, क्योंकि वो उसको पता है कि ये इसको सारे ज़बान आता है, ये हमारा एशिया की डॉक्टर है, या इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही कल्चरल का साइट है। तो इसलिए वो लोग आराम से इधर आते हैं, हमसे जो हमारा बेसिक सर्विस जो होते हैं वो हम सब कुछ दे देते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके पास उन लोगों को सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे 300-400 की सैलरी होते हैं। तो हम उनके लिए ऐसा पैकेज रखा, तो जो पैकेज हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे हमने एक पैकेज बनाया। उस पैकेज के अंदर हमारा 17-18 टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट हम पूरा बॉडी का फुल बॉडी चेकअप स्क्रीनिंग करते हैं। तो वो ओनली 190 रियल। तो उसमें क्या हो जाते हैं, अगर कोई इंसान सालों में एक बार पूरा बॉडी चेकअप करना चाहता है तो हम उसको वो पैकेज दे देते हैं, पूरा बॉडी चेकअप करते हैं, उसको पूरा अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं और वो उसको पता है कि हाँ मेरा सारा टेस्ट हो गया और वो भी खुश हो जाते। तो उसको हम अच्छा एडवाइस भी करते। अगर
फॉर गॉड से अगर कोई प्रॉब्लम किसी का निकला, जैसे रेनल स्टोन निकला या हार्ट का कोई प्रॉब्लम निकला या कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकला, तो हम उसको हर साइड से उसको हम एडवाइस करते हैं, खाने पीने में एडवाइस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर रेनल स्टोन बड़ा है 10 या 15 है तो हम इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस की हम कंपनी को उसको लिखते हैं अप्रूवल के लिए, तो इंश्योरेंस वाला फिर हमें लिख देते हैं कि इस पेशेंट को तुम फला हॉस्पिटल में, जो नाम वो लिख के देते हैं या तो उसी हॉस्पिटल में हम भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, एक अफवाह है, ये सच है नहीं, इसको मैं बोलता हूँ। इधर इंश्योरेंस चलता है लेकिन इंश्योरेंस के बावजूद भी ज़्यादा पैसा लेता है, ऐसा अफवाह है, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? जी, एक्चुअली बात क्या है, जो इंश्योरेंस पेशेंट होते हैं, इंश्योरेंस पेशेंट को बहुत सारे चीज़ डिटेल्स पता नहीं होते हैं, तो अंदर की जो सिस्टम होते हैं, तो एक पेशेंट जैसे हाई फीवर लेके आया, हाँ, जैसे 39 या 40 के आसपास फीवर होते हैं, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस में हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे एक बुखार की इंजेक्शन, एक ड्रिप, एक एंटीबायोटिक, वो हम इंश्योरेंस में कवर करवा सकते हैं। उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए। वो क्या है, वो जब हम ऐसे पेशेंट को मिलेंगे, उसको जब हम ये सारी चीज़ अच्छी तरह से उसका पूरा क्लेम पेपर भरेंगे और ये जो इंजेक्शन और स्लाइन हो वो हम उसको जब अप्रूवल के लिए कंपनी को भेजेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 10-15 मिनट में या आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है। जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक हम वो सर्विस हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट हो गया तो ये सारा पैसा फिर हमारा जो क्लिनिक से होगा वो फिर नुकसान हो जाएगा क्लिनिक वाला। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ताकि ना पेशेंट को तकलीफ ना हो, पेशेंट को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम अप्रूवल भेज देते हैं। अगर पेशेंट कह रहे कि हाँ मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, तो हम उसमें अप्रूवल आएगा, हम उसको सारा दे देते हैं। कभी कभी पेशेंट खुद कहते हैं कि सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जो आते हैं वो दे दे, जो नहीं आते वो हमें कैश में दे देंगे, आप डिस्काउंट कर दे। तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, पेशेंट में जेब से थोड़ा ज़्यादा पैसा जाते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को पूरा का पूरा इंश्योरेंस में होने के लिए हम ट्राई करते हैं। अगर ट्राई में इंश्योरेंस वाला दिया तो ऑयल एंड गुड, अगर नहीं हुआ रहा तो मगर हम पेशेंट तो इस हॉस्पिटल से दूसरी जगह पर जाना भी नहीं चाहते हैं, कि वो किसी डॉक्टर को नहीं जानते हैं। तो फिर खुद कहते हैं सर ठीक है, मिनिमम जितना है 1-2 इंजेक्शन अगर नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट हो गया तो हम इंश्योरेंस में दे दें। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होते, क्योंकि हम सारे पेशेंट को ये चीज़ खुल के नहीं बताते हैं। जो जल्दी होते हैं उसमें सिर्फ पेशेंट की बीमारी सुन के हम जो देना है वो दे देते हैं, जो रिजेक्टेड होते हैं उसको हम इंश्योरेंस में कैश में दे देते हैं। इसीलिए हो सकता है बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि इधर जाके ज़्यादा पैसा होते हैं। ज़्यादा अच्छा सर्विस के लिए हम ज़्यादा तुरंत सर्विस के लिए हम ये काम करते हैं। आपको लगता है इधर पूरा अच्छा चलता है, इधर जितना बीमारी लोग आएगा इधर उपचार करने के लिए, दवाई करने के लिए आएगा, उधर रिसेप्शन में पूरा जगह में वो लोग अच्छा से वो लोग को अच्छा से कर रहा है, अच्छा से ट्रीट कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? जी, एक्चुअली मैं बहुत कंप्लेंट सुना हूँ, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं तो जो रिसेप्शन में जो काम करते हैं इसमें से कभी कभी हम मुझे सुनाई देते हैं कि रिसेप्शन वाला सही बिहेव नहीं करते हैं, या जो पेशेंट की बात वो सही तरह से गौर से नहीं सुनते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी जब राश होते जैसे खास करके फ्राइडे सैटरडे बहुत राश होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें कंसंट्रेशन लॉस हो जाते हैं, इतना लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उतना डिटेल्स वो लोग पूछ नहीं पाते। तभी एक कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को कोई तकलीफ हो। पेशेंट जब आते उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ग्रीट करना चाहिए अच्छी तरह से, उसको अच्छी तरह से सलूक करना चाहिए, सलाम या ग्रीट जो भी है उसके तरह से सब कुछ उसको रिस्पेक्ट की तरह देखना चाहिए, और पेशेंट को पूछना चाहिए कि क्यों आया, किस लिए आया, किसके पास जाना है, ये पूरा चीज़ उसके ध्यान से सुनना है। अगर ऐसा है कि पेशेंट इमरजेंसी है तो उसको कहना चाहिए आप इमरजेंसी में जाओ, आपका जो अटेंडेंस है उसके साथ हम फिर पूरा फाइल बनाएंगे। ये जो सारे चीज़ हैं ये रिसेप्शन में कभी कभी मिसगाइड होते हैं, मिसट्रीट होते हैं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ये ओवरकम करने के लिए हम कोई बांग्लादेशी सुपरवाइजर रखा, ताकि ना वो हमेशा उसके सामने खड़े रहे, उसमें सामने खड़े रहे, और ख़ास करके ऐसा पेशेंट को जब प्रॉब्लम है वो खुद पर्सनली उसको समझाए। हाँ, मैं भी अनुभव कर चुका हूँ। मैं भी एक बार इधर उपचार करने के लिए आया था, दवाई करने के लिए आया था। मैं भी ऐसा मेरे ऊपर भी हो गया, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन किया। जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, आपको
इस चीज़ को आप कैसे सुधर जाता है, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर जी, करेंगे? एक्चुअली जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर क्लिनिक में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सुधरने के लिए एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होना चाहिए जो एकदम रिसेप्शन के साथ ही इसको वो इवैल्यूएट करते हैं। जैसे उसको फर्स्ट ट्रायज जिसको कहते हैं, यानी जो ही पेशेंट आया उसको उसी वक्त पता चलेगा कि ये पेशेंट क्यों आया, किस लिए आया, किसके पास आया। तो वो फर्स्ट ट्रायज में वो पूरा इवैल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो बोल देते हैं कि भाई ठीक है, इसके लिए उसी फला डॉक्टर के लिए फ़ाइल बनाओ, या इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में फ़ाइल बनाओ। तो इस मुझे लगता है एक अगर कोई स्पेसिफिक बंदा इसके लिए रिसेप्शन में डेस्क में रहे तो वो प्राइमरली इवैल्यूएट करके फिर उसको अच्छी तरह से सर्विस दे सकता है। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया आपका हॉस्पिटल का बारे में हो गया, ऐसा चलता है, ऐसा उपचार होता है, ये तो हो गया। थोड़ा आपके बारे में आप बताएंगे, आप स्पेशली क्या दिखता है आपका हॉस्पिटल में होता है ना, बहुत बीमार होता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम होता है, किसी का फीवर होता है नॉर्मल, किसी का गैस्ट्रिक होता है। जनरल डॉक्टर में भी है ना कैटेगरी वाइज है, जनरल फिजिशियन है, होम्योपैथिक क्या क्या ऐसा। मेरे को तो आई डोंट नो अबाउट डॉक्टर कैटेगरी, बट आई वांट टू नो अबाउट योर व्हाट इज योर स्पेशलिटी। एक्चुअली मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यूके वारिक यूनिवर्सिटी से, और मैं जनरल फिजिशियन भी हूँ। तो मेरे जो पेशेंट होते हैं खास करके जीपी टाइप का पेशेंट होते हैं, और साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिक टाइम लेके उनके साथ मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, क्योंकि मुझे पेशेंट को एडुकेट करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एडुकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ को पेशेंट को मुझे शेयर करना है, ताकि ना वो खुद अपने आप को बीमारी को ट्रीट कर सकता है, या मिनिमम जो नॉलेज होना चाहिए एक बंदे का, शुगर वाला पेशेंट का। तो उसको मैं पहला जो काम होते हैं उसको सेल्फ एडुकेटेड करना। तो ये सेल्फ एडुकेटेड के अंदर उसका जैसे लाइफ स्टाइल के बारे में, उसका ट्रीटमेंट के बारे में, उसका सारी चीज़ जो है मैं स्टेप बाय स्टेप उसको ट्राई करता हूँ, उसको एडुकेट करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक डाइट चार्ट है, उनको नाश्ता कैसे करना है, क्या क्या चीज़ लेना है, और प्री लंच में क्या खाना चाहिए, लंच में उनको क्या क्या होना चाहिए, डिनर में उनको क्या क्या होना चाहिए, डिनर में उनको क्या क्या होना चाहिए, कितने दिन रोज़ कितने घंटा उनको चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए। मेरे पास एक लिटरेचर है, लीफलेट है, वो मैं उनको शेयर करता हूँ। वो घर ले जाते हैं, वो पढ़ते हैं, और उनके पास उनकी जो इस बीमारी तो उनको थोड़ा नॉलेज अपडेट हो जाते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाते हैं ये चीज़ डील करना। तो सब पेशेंट एक जैसा नहीं है, किसी को इन्होंने उस तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट जैसे होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मगर थोड़ी परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं वो अच्छा एजुकेटेड है, वो इसके लिए उसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, तो उनको अच्छा रिपोर्ट मिलते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल होते हैं जल्दी। डॉक्टर साहब, इधर ढाका मेडिकल सेंटर स्पेशली बांग्लादेश का है ना? जी, बांग्लादेश का। इधर किस तरह का आदमी लोग ज़्यादा आता है, किस तरह का बीमार लोग इधर ज़्यादा आता है? एक्चुअली ये नाम इसका ढाका मेडिकल है, मगर इधर डॉक्टर नेपाली भी है ना? हाँ, नाम इसका ढाका मेडिकल है क्योंकि बांग्लादेशी कम्युनिटी इसको मिलके बनाया। मगर हमारे पास हर लैंग्वेज के डॉक्टर है, अरबी डॉक्टर है, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तान, सब नेशनलिटी के डॉक्टर्स हैं। तो ये सिर्फ बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरा दुनिया के लिए जो भी नेशनलिटी होना क्यों, सबका ट्रीटमेंट इधर इंशाल्लाह अच्छी तरह से होते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आते हैं जो बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रेनल स्टोन की प्रॉब्लम आते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होते हैं, उन पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होते हैं। तो ये 4-5 डिजीज़ जो है वो बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं।
और ऐसे ही पेशेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके डॉक्टर साहब, जितना भी आदमी लोग देखता है ये वीडियो, बांग्लादेशी भी देखते हैं, आप स्पेशली बांग्लादेश लैंग्वेज में कुछ बांग्लादेश दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं स्पेशली? जी, एक्चुअली पेशेंट तो पेशेंट ही होते हैं, वो कोई नेशनलिटी नहीं होता है। स्पेशली सबके लिए मैं सबके लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि उनकी अपना ख्याल रखे, अपना सेहत का ख्याल रखे। अगर कभी किसी दिन किसी को कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है या हार्ट में या गुर्दे की एरिया में कोई पेन होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा आप लोगों को देर ज़्यादा मत करें, उसी दिन या जितने जल्दी हैं डॉक्टर के पास चले जाए, किसी डॉक्टर के पास चले जाए, अपना ज़बान वाला किसी डॉक्टर के पास चले जाए, उनको समझा, ताकि ना आपका जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो ना ज़्यादा हो जाए। जैसे बहुत सारे पेशेंट को छाती में दर्द होते, उनको फुर्सत नहीं मिलते, वो उतना ध्यान नहीं देते, वो गौर नहीं करते, उनकी टाइम नहीं मिलते, उनकी छुट्टी नहीं मिलते, मगर उनको आना चाहिए, जल्दी जल्दी आना चाहिए, ताकि ना वो जो बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा ना हो। और ऐसा में डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खास करके जो मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर इंसान, हर मरीज़ किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको शुगर चेक ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो हिडन होते हैं, उनको पता नहीं चल जाता शुगर के बारे में। और किसी पेशेंट को प्री डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ आने से पहले जो अलामत होते हैं, वो किसी को नहीं पता चल जाते। इसीलिए हर पेशेंट को खुद शुगर चेक करना चाहिए कि ये ऐसा बीमारी है, वो अंदर से सब कुछ खत्म कर देते, वो उसको पता ही नहीं चलते। ऐसे भी केस होते हैं, पेशेंट पाँव में घाव लेके आते, जो घाव कहते हैं ना, जख्म लेके आते, वो डायबिटिक फूट कहते हैं। उस टाइम पे वो बहुत गहरा नुकसान होते हैं, पेशेंट को कभी कभी एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। इसलिए हर पेशेंट को हर महीने में शुगर, या 2-3 महीने के बाद शुगर, या 6 महीने के एक बार शुगर, या सालों में एक बार शुगर, और पूरा बॉडी का चेकअप, मुकम्मल चेकअप करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है सबके लिए। ढाका मेडिकल सेंटर में बीमार लोग जो है सऊदी में हिंदी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, एनी कंट्री क्यों आना चाहिए इधर? इसका स्पेशलिटी क्या है? एक्चुअली देखिए, हम इधर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, हम एक फैमिली जैसा है। हम सबके साथ फ्रेंडली डिस्कशन, फ्रेंडली काउंसलिंग, जो हेल्प होते हैं। कभी कभी ऐसा भी पेशेंट आते हैं, उनके पास बिल्कुल ना कोई टेस्ट करने का पैसा, ना कोई दवाई खरीदने के पैसा होते, तो हम इधर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके साथ बात करके उसके लिए स्पेसिफिक खास डिस्काउंट, जैसे 60% तक डिस्काउंट वो हम करवा देते हैं। कभी कभी फ्री मुफ्त में हम, अगर ज़रूरी है उसका इंजेक्शन लगाना, वो भी हम फ्री कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पेशेंट से हम सिर्फ ऐसे करेंगे, हम हर साइड से जितने पॉसिबल है उनको हम मशवरा देते हैं, उसको हम काउंसलिंग करते हैं, उसको प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हो सकता है। अगर हमारा क्लिनिक में हो सकता है तो हम इसको ज़रूर करेंगे। अगर इसमें कैपेसिटी नहीं है या हमसे बाहर है कोई ट्रीटमेंट, तो हम उसको अच्छे तरह से बोल देते हैं कि तुम सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या फला हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, जाकर तुम्हारा इलाज करो, फिर बाद में अगर कोई भी हेल्प है तो हमारे पास आ जाओ, हम फॉलोअप के लिए आपको फिर सपोर्ट देंगे। तो इस तरह हम, इसीलिए हम कहते हैं कि आप आके बात करें। ऐसा नहीं है कि पैसा जेब में नहीं है कि हम नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है पैसे की, आप सीधा आ जाए, आके बोले डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, आप आ जाओ, हमें फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको अच्छी तरह से सुन के मिनिमम जितना चेकअप है, ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करके हम आपको दवाई लिख देंगे, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हम सब के लिए है, किसी नेशनलिटी की ज़रूरत नहीं है, हर नेशनलिटी के लिए प्रायोरिटी है। सब आ जाओ, किसी बंदा आ जाओ, आके मेरा रूम नंबर है 217, मैं डॉक्टर मोहम्मद आसाद मेडिकल डायरेक्टर हूँ। अब आ जाओ, आके इतना बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। इंशाल्लाह हम आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी है हमारी तरफ से हम आपको सपोर्ट करेंगे। पैसे की ज़रूरत नहीं है किसी नेशनलिटी का। यू आर मोस्ट वेलकम इन ढाका मेडिकल सेंटर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर आपका ये महत्वपूर्ण समय के लिए, आप कितना बीमार लोग बाहर खड़ा है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वो लोग को भी हम लोग वेटिंग करा के आपका महत्वपूर्ण समय हमने लिया। अंत में हम लोग, आप कुछ, ये लोग मेरे को ये पूछा है तो मैं ये बता सकता था, ऐसा कुछ है आपका दिल में, आपका बारे में और ये हॉस्पिटल का बारे में कुछ ऐसा है, कुछ अंत में दो शब्द में? ये ढाका मेडिकल हमारा और आपका सबका है। आप लोग एनी टाइम वेलकम, कोई भी सर्विस के लिए, कोई भी मदद के लिए, कोई भी हेल्प के लिए, यू आर ऑलवेज
welcome and our door is open for all of you. ये हमारा चैनल देखने जितना भी देखता है वो लोग को कुछ संदेश है तपाईँको आफ्नै आवाज़ यूट्यूब चैनल जी जी देखता है। हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव्स हैं जो प्रदेश में है, वो अगर कोई तकलीफ़ में है या कुछ प्रॉब्लम में है, वो मेरे पास भेज दे। जो जितना पॉसिबिलिटी है हम सब डॉक्टर के मिल के जितना हेल्प होगा या जो मेरे लायक में होगा मैं करूँगा, जो दूसरा डॉक्टर हैं इधर उनके लायक में होगा हम करवा देंगे इंशाअल्लाह। ये आप हम दिल से कहते हैं और हम आपके खिदमत के लिए हाजिर हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। जितना भी हमारा तपाईँको आफ्नै आवाज़ यूट्यूब चैनल देख के बैठा है, आप लोग को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विशेष कुराकानी से, विशेष बहस से डॉक्टर मोहम्मद असद ढाका मेडिकल सेंटर का मेडिकल डायरेक्टर है, उनके साथ हम बात किया। आप लोग को कैसे, आप लोग ये वीडियो अंत तक देखा होगा ज़रूर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज का विशेष बहस से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नहीं आने तक हम लोग का वेटिंग कीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। If any kinds of information regarding health, I am ready to share with you inshallah with my small knowledge, and I am really grateful to you and your group for supporting us and giving us time also. Thank you very much. Nice to talk to you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you.